अरे कोनिचिवा मीना-सा, वेलकम टू माय चैनल। 147 वीकनेस की शुरुआत हमें दिखाई जाती है। काउंटस यहाँ पर याद करता है कि जब वो कैसे थोड़ा यंग था तब म्योमा उसके पास आया था। उसने कैजुअली पूछा था कि क्या तुम्हें नई वाली जगह पसंद है। काउंटस इसी मूवमेंट को याद कर रहा था। इमेज में हमें काउंटस की पूरी कंडीशन दिखाई जाती है। किसी रूम में लॉक किया गया था। उसके शरीर के अंदर अलग अलग मशीन के ट्यूब वायर्स लगाए गए थे। वहाँ से उसका खून निकाला जा रहा था कि म्योमा उसे यूज कर सके। और इधर बगल में हमें ब्लड बैग को भी दिखाया गया है। काउंटस को यहाँ पर बैठकर बाहर लड़ाई में क्या हो रहा है समझ में आता है। रियू ने छिल को तोड़ दिया। काउंटस के समझ में आ जाता है। ब्रू की तरफ वापस आए जिसने इसका ये आयरन क्लैड वाला बॉल तो कट ही हो गया और उसके साथ ही पीछे की सारी जमीन भी कट हो गई। लग रहा है जैसे सुकूना का वर्ड कटिंग क्लैश यूज कर दिया हो। फिर अपने आप को जैसे तैसे इस वार से बचा लेती है। मतलब बच गई लड़की, वरना उसके भी वर्टिकली 2 पीस बन जाते। उसे तो अपने पेमेंट की पड़ी है। इस वार को देख कर वो म्योमा से कहता है क्या तुम मेरी पेमेंट कट करने वाले हो। तभी उसकी गर्दन पर कोई हिट करता है। ये झांका था जिसने किल को गर्दन पर हिट करके उसे बेहोश कर दिया। किल नीचे गिर जाती है, की तरफ झुक कर नीचे बैठ जाता है और कहता है इसे बांध कर रखना होगा वरना ये उन लोगों में से है। सब कुछ खत्म होने के बाद आकर गड़बड़ कर देते हैं। इधर हमें फ्लेक्स की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि मोशन से ओवरवेल्म होकर कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ये लेटर कट हो चुके हैं। उसे याद आता है कि उसके वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे ये आखिरी लेटर लिखा था। फ्लेक्स हार कर अपने लेटर की तरफ देख रहा होता है। उसके सामने से धुआं हटता है। वहाँ पर रियो खड़ी थी। रियो को इधर बुरा लगता है कि उसने फ्लेक्स के इन लेटर्स को काट दिया। पर फ्लेक्स इसकी मस्ती खत्म नहीं हो रही। ये रियो को कहता है देखो लड़की, मुझ पर दया मत दिखाना। जब मैंने अपने असली प्यार को खो दिया था तब लॉर्ड म्योमा की बातों से ही मुझे जीने का सहारा मिला है। अब मैं लॉर्ड म्योमा की शील्ड बन चुका हूँ। रियो को फ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा बुरा लग रहा था पर फ्लेक्स की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। अपने इमोशन को रोक लेती है। फ्लेक्स चिल्ला कर कहता है नहीं, मेरे लेटर्स कट हो गए हो। जब तक मैं टूट नहीं गया तब तक मैं लॉर्ड म्योमा की शील्ड बनकर रहूंगा। फ्लेक्स अपनी जगह से उठ जाता है और रियो की तरफ चिल्लाते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम मुझे चाहे उतने मिलियन पीसेस में कट कर दो पर तुम मेरे प्यार को कभी कट नहीं कर सकती। इस बार मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। रियो फ्लेक्स की ज्यादा बकवास नहीं सुनती कि मुंह पर सीधे किक मारती है। तो फ्लेक्स नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है। तो ठीक से देखती है और उसके समझ में आता है कि वहाँ पर म्योमा नहीं है। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है गाउंटेस को। म्योमा गाउंटेस से बात करने लग जाता है। गाउंटेस 20 साल, देखो हमें 20 साल लगे हैं हर एक जोकर्स को पुराने कम्युनिकेटर से बदलने के लिए। जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तब तुम इस तरह से एम्बिशन से भरे हुए थे और तुम्हें इस दुनिया में सबसे ऊपर उठना था। फिर एक दिन तुमने ये सब स्टॉप कर दिया। चलो इसे मैं तुम्हारा रेबेलियन समझ लूंगा कि तुम मेरे रूल के पावर के कंट्रोल में नहीं आते। जब मैंने ऑडियंस को पपेट बनाया तो मैंने इतना तो श्योर किया कि तुम मेरे कंट्रोल में ना आओ। लगता है तुम इसी चीज को मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हो और तुमने इस बात का मेरे खिलाफ जाने से फायदा उठाया। मैं यहाँ पास का मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर म्योमा ने पहली बार जब ऑडियंस को अपने कंट्रोल में किया था तब फ्लेक्स से पूछा था कि वो कितनी दूर तक लोगों को कंट्रोल कर सकता है। उसने यहाँ बताया था कि पूरे डॉल फेस्टिवल पर म्योमा फिलहाल कंट्रोल कर सकता है। म्योमा फिर रेडियो से कम्युनिकेट करके काउंटेस से पूछता है तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि क्लीनर्स भी डॉल फेस्टिवल में आने वाले हैं। मुझसे ये बात छुपाने में तुम्हें काफी मेहनत लगी होगी ना। आफ्टर ऑल जो भी तुम उन जोकर से सुनोगे वो सब कुछ मुझे बताने का ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इतने सारे ऑर्डर देने की वजह से तुम मेरे ऑर्डर को रेजिस्ट करना डेवलप करके हो। काउंटेस म्योमा की बात पूरी तरह से सुन लेता है और कहता है हमारी ये सारी बकवास अब बंद कर दो। तुम मुझे पूछने का फेवर मांग रहे हो ना म्योमा। तुम्हारे सारे डिफेंस अब खत्म हो चुके हैं और तुम्हारे रूल के अगेंस्ट काउंटर होना शुरू हो चुका है। मतलब कि जब चीजें खराब हो जाएंगी तो मेरे पास वापस आओगे। जब तुम कभी ऑर्डर नहीं दे सके तो तुम हमेशा सेम ही मेथड को रिस्टोर करते हो। तुम आकर मेरे वीकनेस का इस्तेमाल करोगे, मुझे धमकाओगे और मुझे तुम्हें जैसा चाहिए वैसा करने में मजबूर कर दोगे। पर मेरे पास अभी कोई वीकनेस नहीं है। मेरा परिवार, मेरी आजादी, यहाँ तक कि मेरी डिग्निटी भी तुमने ऑलरेडी ले ली है। तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। तुमने मेरी सारी वीकनेसेस को यूज कर लिया है और अब तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये कोई रिबेलियन नहीं है, ये रिवेंज है। मैंने बैटन को रूदो की तरफ पास कर दिया है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो पर मेरा रिवेंज पूरा होकर ही रहेगा। हमारे इस रूल का कर्टन अब क्लोज होने वाला है। उसी के साथ तुम भी खत्म होने वाले हो। म्योमा काउंटेस की सारी बातें स्माइल करते हुए सुन लेता है। काउंटेस एकदम होश में आता है कि टू लिली उसकी दोस्त भी उसकी जिंदगी में है। यहाँ पर हमें छोटा सा पास दिखाया जाता है कि जब काउंटेस एक छोटा लड़का था तब उसने छोटी टू लिली को चोक कर दिया था। म्योमा इसी चीज का फायदा उठाकर ही काउंटेस से आगे कहता है मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त है जिसे तुमने सबसे पहला चोकर गिफ्ट किया था। यहाँ पर काउंटेस
काउंटेस के सारे डिफेंस वीक हो जाते हैं। म्योमा आगे कहता है, टू लिली को मुझसे छुपाने में तुम्हें बहुत मेहनत लगी होगी ना। जब मैंने उस प्राइज के बाद रुदो को देखा तो मुझे सारे कनेक्शन समझ में आ गए। मैं बराबर अंदाजा लगा लिया कि जब टू लिली ने प्राइज के तौर पर वो अलग सा चोकर दिया था, अलग चोकर टू लिली को गाउंटेस से ही मिला होगा, क्योंकि ग्राउंड पर गाउंटेस के अलावा कोई भी चोकर नहीं बना सकता। म्योमा इधर बड़ी सी स्माइल दिखाते हुए गाउंटेस को ऑर्डर देता है, अब मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक आखिरी काम है गाउंटेस। इधर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 148 कनेक्शन। पिछला चैप्टर यहाँ कंटिन्यू होता है। म्योमा गाउंटेस को कह रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी जॉब है गाउंटेस। तुमने अब तक लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत दर्द सह लिया है ना। लिली का नाम सुनकर गाउंटेस, जो कि अभी मरने के लिए तैयार था, एकदम से होश में आ जाता है। हमें गाउंटेस का पास दिखाया जाता है। गाउंटेस जब छोटा बच्चा था वो अपने दादा दादी के साथ रहता था। बचपन से ही उसकी सेहत खराब थी क्योंकि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम था। दादा दादी को ये तक कि लगता था कि वो कभी बड़ा आदमी भी नहीं हो पाएगा, पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। तक कि वो गाउंटेस के पीठ पीछे उसके कंडीशन के बारे में डिस्कस करते थे। पैदा होने से ही उसका हार्ट काफी वीक है, यहाँ तक कि उसने कम उम्र में अपने दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया कि इस डिसीज की वजह से वो कभी दौड़ नहीं सकता, कि ठीक से ग्रो हो सकता है। फिर उस बच्चे के दिल को कोई अगर चीज सुकून दे सकती है तो वो बस उसके गले का वो नेकलेस है। और देखते हैं कि गाउंटेस के गले में वॉचमैन सीरीज वाला नेकलेस है। गाउंटेस अपने बचपन के इन्हीं मोमेंट को याद करता है। उससे ऐसे हार्ट अटैक आया था, न खाते नीचे गिरा होता, यहाँ तक कि सांस लेने में भी उसे स्ट्रगल लग रही थी। उसी टाइम पर वो कहता है उसके शरीर का आगे जाकर कोई फ्यूचर नहीं है, बस उसे बेहद दर्द होता है। बचपन में ऐसे ही कोई हार्ट अटैक आता रहता था। दादा दादी उसकी केयर करते थे। गाउंटेस के इस डिसअपियर वाले मोमेंट पर वो अपने गले के इस नेकलेस को जोर से पकड़ लेता है और सोचता है कि एटलीस्ट मेरे हाथ में पकड़ने के लिए ये नेकलेस तो है। फिर दिन ऐसे बीत जाते हैं। वो अपना सारा टाइम अपने बिस्तर पर लेट कर निकल रहा होता है। ऑब्वियसली वो बाहर जाकर कुछ खेल नहीं सकता या फिर कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पेरेंट्स की मेमोरी को याद करता है। यहाँ पर उसके पिताजी गाउंटेस के पास आकर उसे ये नेकलेस देते हैं और कहते हैं नेकलेस उन्हें उनके एक फ्रेंड से मिला है जो कि सार्वरिक फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द हो तो इस नेकलेस को पकड़ लेना और सार्वरिक फैमिली के इंसान के अलावा किसी और को कभी भी इस नेकलेस को लेने मत देना। नेकलेस हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। अगर कोई पूरी तरह से फुलफिल है उनके लिए ये पॉइजन की तरह है, अगर कोई अंदर से एम्प्टी है उनके लिए ये एक शांति की तरह है। तो ये नेकलेस उसके मास्टर के लिए हमेशा ऐसी चॉइस रखता है। और बेड पर लेटा हुआ गाउंटेस यही सोचता है कि उसके पिताजी सही थे कि वो जब भी इस नेकलेस को टच करता है तो ये नेकलेस की वजह से ही सही, वो थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गाउंटेस अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और खिड़की की तरफ देखकर मन में फिर से सोचता है, इस एम्प्टीनेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया को भी ठीक से नहीं देख पाया हूँ। फिर भी गाउंटेस उसे जब हार्ट अटैक आता है या फिर उसके में पेन होने लग जाता है, वो सारी कंडीशन को याद करता है। उस सारी सिचुएशन को याद करके वो रोने लग जाता है और कहता है पर फिर भी वो ऐसे ही मरने वाला है। तभी उसकी खिड़की के बाहर बरामदा में कुर्सी रखी थी और वहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर बैठ जाती है। तो अचानक आई इस लड़की के तरफ देखता है, वो काफी क्यूरियस हो जाता है, कंफ्यूजन में ही हाँ कहता है। उसकी आवाज सुनकर ये छोटी बच्ची पीछे मुड़कर देखती है। सामने एक लड़के को देखकर वो अचानक से डर जाती है और उस कुर्सी से खड़ी हो जाती है और थोड़ा डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी कि मैं बिना पूछे ही चेयर पर बैठ गई, मैं बहुत थक गई थी तो मैं बिना सोचे समझे इस चेयर पर बैठ गई, मुझे माफ कर देना। हेलो, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम। तभी इस लड़की के पेट में अचानक से आवाज होने लग जाती है। वो बेचारी बहुत भूखी थी कि पेट से बहुत जोर से आवाज आ रही थी। थोड़ा एम्बेरेस फील करती है। गाउंटेस एकदम शॉक हो जाता है और वो स्माइल करते कहती है, मेरा नाम लिली है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि लिली गाउंटेस और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रही है। गाउंटेस के दादा दादी लिली को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो उसकी काफी देखभाल भी करते हैं कि बेचारी काफी भूखी है, तुम्हें चाहिए जितना खा लो। थोड़ा हेजिटेट होकर ही पूछती है कि क्या मैं ये सब खा सकती हूँ। तो गाउंटेस के दादाजी कहते हैं, अगर बच्चा हमारा ना भी हो पर हम किसी भी बच्चे को ऐसा भूखा नहीं देख सकते, तुम्हें जितना चाहे उतना खाओ। खुश होकर उन लोगों को थैंक यू कहती है, खाना खाने लग जाती है। यहाँ पर गाउंटेस तक बस लिली को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कितनी खुशी से ये सारा खाना खा रही है। इस केयरफुल पर्सनालिटी को देखकर गाउंटेस ऐसे मन में सोचता है, इतना बढ़िया है कि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं। आगे हमें कुछ डायलॉग यहाँ पर रिटर्न दिखाए जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग लिली को कह रहे थे कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे तुम्हें देखना ही पसंद नहीं है। और उसका उल्टा गाउंटेस के ग्रैंड पेरेंट्स उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे कह रहे हैं संभाल कर खाना, तुम्हारे पूरे मुंह पर खाना लग चुका है, तुम्हारे बालों पर भी थोड़ा खाना लग गया है, तुम्हारे तो कितने सुंदर सफेद बाल है, चलो इनके बैंग्स बना देते हैं कि आगे जाकर ये खराब ना हो। ऐसा कहते हैं। जब गाउंटेस की दादी लिली के हेयर को ठीक कर रही होती है तभी वो लिली का चेहरा देखती है तो लिली की एक आंख पूरी तरह से सूज गई थी। ये देख गाउंटेस और उसके दादा दादी ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, पर दादा दादी इस बारे में कुछ भी नहीं पूछते और आगे ऐसा ही चलता रहता है। लिली को टाइम मिले वैसे वो गाउंटेस के पास आकर हमेशा वाले स्पॉट पर बैठ जाती है और गाउंटेस उससे बात करता है, तुम तो अब हर रोज यहाँ पर आने लग गई हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता नहीं करते? लिली सीधे कहती है, नहीं वो चले गए हैं। गाउंटेस एकदम हैरान हो जाता है। ये आगे कहता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा उस पर एनाइड हो जाते हैं कि वो बहुत बोलती है, लोग उस पर बहुत टाइम गुस्सा थे। तो एक दिन वो लोग लिली को ऐसे ट्रैश शिप में छोड़ कर आते हैं। वो अकेली थी पर फिर भी
उसने मेहनत करके घर वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लिया। घर आकर वापस जब उसने देखा कि उसका पूरा घर एम्प्टी हो चुका है, वो गांटे से पूछती है कि अगर वो उसे नॉइजी लग रही है तो वो वापस उसे मिलने नहीं आएगी। लिली की ये सारी स्टोरी सुन लेता है। गांटेस और लिली एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट बैठे हुए होते हैं। ये बीच में एक दीवार थी। फिर भी गांटेस लिली की सारी स्टोरी सुनकर ये सोचता है भले ही उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है पर एटलीस्ट उसके पास एक घर तो है। ओके, चैप्टर से थोड़ा हटकर लिली की ये वाली बैक स्टोरी सुनकर आपको लिली और व्हाइट क्रो की वो स्टोरी याद आ रही है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं लिली जिसके पेरेंट्स उसे अब्यूज करते हैं कि वो ज्यादा बात करती है, मतलब वो लोग उससे अनॉयड थे, गुस्सा करते रहते थे, उसे मारते पीटते थे। दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो लोग लिली को छोड़ देंगे। वो लिटरली लिली को पॉल्यूटेड जोन में छोड़ देते हैं जहाँ पर ट्रैश बीस होते हैं। तो उनका क्लियर यही इंटेंशन था कि लिली ट्रैश बीस के हाथों मारी जाए। फिर भी लिली अपने आप को बचा लेती है। वो जब थक कर एक जगह पर बैठ गई थी और रोने लग गई थी तभी एक व्हाइट क्रो आकर बचा लेता है, सेफ जगह पर लेकर चले जाता है। रुडोल्फ लिली से पहली बार अकेले में मिला था, लिली ने यही बात कही थी। तो ये पूरा सिनारियो है। तो लिली जब घर वापस आती है और वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से खाली है, यहाँ तक कुछ खाने के लिए भी नहीं है। इसलिए बाहर के लोग उसे बुली वगैरह करते होंगे, मारते पीटते होंगे। वो एक दिन ऐसे ही घूमते हुए गाउंटेस के यहाँ पर आकर बैठ गई। तब से वो गाउंटेस की फ्रेंड बन चुकी है और उनसे मिलने आती है। इसलिए नहीं कि वहाँ पर उसे हमेशा खाना मिलता है, इसलिए क्योंकि गाउंटेस के ग्रैंड पेरेंट्स बिना मतलब का प्यार देते हैं। लिली नॉइसी नहीं लगती, यहाँ तक कि लिली के उनके घर पर आना उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है। की तरफ वापस आए लिली के इस बैक स्टोरी को पूरी तरह से समझ लेता है और लिली को कहता है कि दादा दादी लिली के यहाँ पर आने से फिर से स्माइल करने लग गए हैं, तो शायद तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकती हो। हमें यहाँ पर ऐसे ग्रम्पी मूड में दिखाया जाता है पर वो लिली की केयर करता है, हमेशा उसे ऑब्जर्व करता है। लेकिन इस चेयरफुल पर्सनैलिटी की वजह से ही गाउंटेस अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने लग जाता है। गाउंटेस यहाँ पर सोचता है कि उसका दिल पूरी तरह से फ्रोज हो गया था, बिना वॉइड में डाले हुए ही डिसअपियर हो गया था। पर अनफॉर्चुनेटली गाउंटेस ने किसी के साथ कनेक्शन ढूंढ लिया, उसके जैसा हार्ट भी अब वार्म फील होना शुरू हो चुका है। हमें यहाँ लिली को पूरे दिल से हंसते हुए दिखाया जाता है और इधर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 139 वाइटल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट। चैप्टर कंटिन्यू होता है। गाउंटेस से कहा जाता है तुम इतने में हार मत मानो। गाउंटेस कह रहा था कि हमें जल्दी में कभी ये विन करना नहीं चाहिए क्योंकि जिनके पास छोटी जिंदगी होती है वो कुछ ऐसा ही जीते हैं। हमें दिखाया जाता है कि टू लिली गाउंटेस के घर पर अब रोज आती है और उसके साथ बैठकर पढ़ना लिखना वो सीख गई है। गाउंटेस लिली की पढ़ने लिखने की ये प्रोसेस देख उसे थोड़ा प्रेज करता है कि तुम दिन ब दिन लिखने में अब बढ़िया होती जा रही हो, तुम हमेशा ये क्लाउन और मैजिक वाले बुक्स क्यों पढ़ती हो। तो लिली यहाँ खुशी से कहती है बेट लगाती हूँ, इतना बढ़िया होगा कि अगर कोई क्लाउन मैजिक यूज करे। गाउंटेस लिली की इन मोमेंट को याद करते हुए कहता है इम्पल्स की वजह से ही सांस कम लेने आती है। मेरे मन में हमेशा से एक सवाल है। लिली गाउंटेस की ग्रैंडमा की छड़ी देख लेती है, देखकर वो एक्साइट हो जाती है। नो वे, ये छड़ी एक्चुअली में मैजिक वांड है। तो गाउंटेस ग्रम्पी मूड में बताता है नहीं ये बस मेरी ग्रैंडमा की कैन है। तो लिली यहाँ पर एक्साइट होकर ही लिली क्यूरियोसिटी में ग्रैंडमा से सवाल पूछती है क्या तुम्हारी ग्रैंडमा इसीलिए हमेशा स्माइल करती है कि क्योंकि उनके पास ये मैजिक वांड है। गाउंटेस कंफ्यूज हो जाता है पर गाउंटेस की ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरी मैजिक वाली छड़ी है। मैं देख सकती हूँ कि तुम आगे जाकर एक बहुत अच्छी विजर्ड बनोगी, तो फिर शायद तुम्हें इस वांड को ठीक से संभालना, ठीक है ना। गाउंटेस सरप्राइज हो जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ने लिली को उसकी वांड दे दी। वो छड़ी पाकर लिली दिल से स्माइल करती है और गाउंटेस इसी मेमोरी को ही याद करके कहता है कि मन में हमेशा से ये सवाल था कि वो हमेशा इतनी स्माइल कैसे कर सकती है। जिस इन्वायरमेंट में लड़ी की परवरिश हुई है वो इन्वायरमेंट इतना भी अच्छा नहीं है, ये तो समझ में भी नहीं आता। अभी गाउंटेस को फिर से हार्ट अटैक आता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो नीचे गिरता है, जोर से सांस लेने की कोशिश करता है, उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो लिली टाइम न लगाते गाउंटेस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। गाउंटेस लिली की तरफ देखता है, लिली उसकी तरफ स्माइल करके कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। गाउंटेस लिली की तरफ ध्यान देता है और उसके समझ में आता है कि वो अब ज्यादा सांस ले पा रहा था। जब शाम हो जाने के बाद ही जब अपने घर जा रही होती है तभी गाउंटेस की दादी लिली को कहती है कि अब बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए, पर अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हमारे साथ आकर भी रह सकती हो। तो लिली स्माइल करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है आपका बहुत शुक्रिया, पर मैं अगर वापस घर चली नहीं गई ना तो मेरा पूरा घर कीड़े मकोड़ों से भर जाएगा। गाउंटेस लिली को ऐसे अंधेरे में अकेले जाता हुआ देखता है। उसने अपने हाथों में ऑक्सीजन मास्क को पकड़ रखा था। लिली को ऐसे अकेले दूर जाता देख गाउंटेस मन में सोचता है अगर मैंने उसकी कंडीशन के बारे में पूछा तो वो मुझे सब कुछ बता देगी, पर उसके अंदर क्या बात चल रही है मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट इस बात को सुन सकता हूँ, उन बातों को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, पर मैं जानना चाहता हूँ। इसी टाइम पर रोजमन सीरीज वाला ये नेकलेस एक्टिव हो जाता है। गाउंटेस अपने हाथ में ये जो ऑक्सीजन वाला मास्क है उसके कॉर्ड को रोजमन सीरीज का नेकलेस यूज करके इम्पल्स में पहले चोकर को बना देता है। वो इस चोकर से लिली की आवाज सुनना चाहता है। गाउंटेस ने इस अचानक बने हुए चोकर को देखकर उसके दादा दादी तक के आगे बढ़ती हुई लिली भी देखकर शॉक हो जाती है कि गाउंटेस ने अचानक ये सब क्या कर दिया। गाउंटेस अब भागकर लिली के पास जाता है और मन में कह रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना इम्पल्स फील किया जिस वजह से मैं गिवर बन गया। और लिली अपने हाथ में जो छड़ी है उसे बाजू
में रख देती है और गाउंटेस ने दिया हुआ चोकर स्माइल करते हुए जल्दी जल्दी से पहन लेती है। खुश होकर ही कहती है, कोई फोन नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम भी एक विज़ार्ड हो। लिली और गाउंटेस एक दूसरे से चोकर से बातें करने लग जाते हैं। अब गाउंटेस जब इस सब के बाद अपने पावर के बारे में जब एनालिसिस करने लग जाता है, कहता है नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए कोई आखिरी कार्ड बचा होगा। मेरे अंदर की इनिशिएट एक्साइटमेंट खत्म हो गई। मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। लोग जो गिवर बन जाते हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है और उनके पास ग्रेट एनिमा होता है। तो मतलब यह है कि मैं अंदर से अभी खाली नहीं हूँ। गाउंटेस अपने नेकलेस के पेंडेंट को हाथ में लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि इस नेकलेस ने मेरी विश पूरी कर दी है। इस पेंडेंट से लिली की आवाज आती है। लिली कहती है कि अब से हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले। बात सुन गाउंटेस की यहाँ पर सांसें अटक जाती है। कहता है, देखा यहाँ पर इम्पल्स के वजह से ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही रात को सोते वक्त गाउंटेस को अपने नेकलेस से थोड़ी बहुत आवाजें आने लग जाती है। वो नींद से धीरे धीरे उठता है और ठीक से आवाज सुनता है तो उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। इस यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो चोकर को ऑफ करना भूल गया था। इस वजह से उसे लिली की सारी बातें सुनाई दे रही थी। लग रहा है कि उसने लिली की प्राइवेसी ब्रेक कर दी। पर उसे जब ठीक से आवाज सुनाई देती है तो उसे समझ में आता है कि लिली बेचारी रो रही है और ऐसे ही अपने आप से बात कर रही थी कि मम्मा तुम घर वापस कब आओगी। यही एक वजह है कि लिली हमेशा घर अपने वापस चली जाती है। फिर हमें लिली का घर दिखाया जाता है। वो एक छोटी सी रूम थी जहाँ पर बहुत सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। दीवारें थोड़ी बहुत टूट चुकी थी और लिली छोटे से लकड़ी के फटे पर लेटे हुए रो रही थी। गाउंटेस लिली की फीलिंग को समझ लेता है कि उसे अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होना है। फिर वो ठीक से लिली की आवाज सुनता है और वो कहता है कि मैं ठीक से कंसंट्रेट करूँ तो मेरी समझ में आ रहा है लिली को असल में क्या चाहिए। वो स्माइल जिसे वो लोगों को खुश करती है और खुद भी खुश रहती है। वो बस एक तरीका है अपनी कंडीशन से फाइट बैक करने का। गाउंटेस यह इमेजिन करता है कि लिली उसके बगल में सोई हुई है और रो रही है। गाउंटेस यही सोचता है कि मुझे बस अभी उसकी आवाज नहीं सुननी, मुझे अब उस तक पहुँचना भी है। और वो यहाँ लिली का आवाज लगाता है, लिली मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। दिखाया जाता है कि एक तरह से चोकर के कनेक्शन की वजह से ये दोनों दूसरे के साथ होना महसूस कर रहे हैं। गाउंटेस लिली को कहता है वो उसके लिए उसका होम बनेगा। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर गाउंटेस अपनी पावर लगाते हुए कहता है, मेरी रियल पावर। गाउंटेस अपनी पावर को यूज कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। अपनी पावर का एक तरह से एक्सप्लोजन करते हुए चिल्लाकर यहाँ म्योमा से कहता है, मेरी असली पावर यही है, उन लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ जिन्होंने मेरे चोकर पहन रखे हैं और मैं उनके दिल के दरवाजे खोल दूंगा। मेरे थॉट, मेरी आवाज उनके आत्मा तक पहुँचाने वाला हूँ। ये म्योमा हरामी एक इविल सी स्माइल दिखाते हुए कहता है, और मैं ग्रेटफुली तुम्हारी इस पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 150 वेट फॉर मी। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कंटिन्यू होता है जहाँ गाउंटेस ने अपने पावर से सभी डॉल फेस्टिवल के ऑडियंस जिन्होंने चोकर पहन रखे हैं से कनेक्शन बना लिया है। गाउंटेस रूदो से भी कनेक्ट हो जाता है। डॉल फेस्टिवल में खड़ा रूदो वो एक अलग जगह पर खड़ा होता है। वो एक शांत जगह थी कि आंखों के सामने कुर्सी पर गाउंटेस बैठा था। गाउंटेस का होम टाउन और उसका घर है। पहली बार रूदो और गाउंटेस की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो गाउंटेस को अपने सामने पहली बार देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो अचानक यहाँ पर कैसे आ गया और गाउंटेस उसके सामने क्या करा है। गाउंटेस रूदो को बताता है, मैं अपने पावर से उन लोगों तक पहुंच गया हूँ जिन्होंने मेरे चोकर पहने हैं। मैंने उनके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि उनके खुद के सोल की वॉइस उनके दिल तक पहुंच सके। गाउंटेस नजर उतार कर रूदो की तरफ दिखता है। उसे कहता है, रूदो सरबारी, मैंने तुम्हें अपने थॉट्स और मेमोरीज भेजे हैं। रूदो यहाँ गाउंटेस को देखकर कहता है, तो तुम चोकर मेकर हो। गाउंटेस रूदो से बात करने लग जाता है, ये एक बहुत अच्छी जगह है ना, यहाँ टाइम बहुत शांति से बीतता है। ये मेरा होम टाउन है। मैंने अपने पावर से जिन्होंने चोकर पहने हैं उनके दिल के दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर बस तुम ही हो जिसे मैं अपनी मेमोरीज दिखा रहा हूँ। गाउंटेस रूदो की तरफ दिखता है। रूदो को गाउंटेस के लिए बुरा लग रहा था। वो इमोशन से ओवरवेल्म हो चुका था। रूदो की हालत देख गाउंटेस कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने इस हेवी बर्डन को तुम्हें कैरी करने के लिए दिया है। ये मेरे ही ग्रीड का नतीजा है। आगे हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है। पहली बार म्योमा गाउंटेस से मिला था और उसने पूछा था, क्या तुम्हें ऊंचाई वाली जगह पसंद है। वरांडे की कुर्सी में बैठा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ गाउंटेस म्योमा की तरफ देखता है। म्योमा उसके पास आते हुए कहता है, इस जगह पर जाकर हम जब नीचे देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे हाथों में आ चुकी है। अगर दूसरे शब्दों में बताऊं, हमारे एंशिएंट रूलर का पर्सपेक्टिव हमें पकड़ना चाहिए। मुझे ऐसे ही बाहर लोगों से पता चला कि तुमने नए जमाने का कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया है। अगर तुमने इसे बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना किसी शक के, ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। ऑयस्टर, मेरा नाम म्योमा है, क्या तुम मेरे साथ ऊंचाई पर आओगे। रूदो इधर गाउंटेस से कहता है, म्योमा ने तुम्हें फंसाया है। उसने तुम्हें ये यकीन दिलाया तुम उन लोगों की मदद कर रहे हो
इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। काउंटेस कहता है कि नहीं, ये इसे भी ज्यादा था, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए था। इधर हमें एक मैकेनिकल हर्ट को दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि म्योमा काउंटेस को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, ये मिरेकल है कि तुम हमारी ऐसी कंडीशन में भी इतनी देर तक जिंदा बचे हो। तुम्हारी चिंता यहाँ खत्म हो गई। मेडिकल टेक्नोलॉजी से एक कमाल का चमत्कार तुम्हारे लिए बनाया गया है। एक आर्टिफिशियल हार्ट तुम्हें तुम्हारी सारी सफरिंग से आजाद कर देगा। कांग्रेचुलेशन। और फिर हमें कुछ टाइम दिखाया जाता है। काउंटेस की सर्जरी हो जाती है। म्योमा इधर वापस आता है, उसे कहता है कांग्रेचुलेशन, अब तुम फ्री हो, तुम अब दौड़ सकते हो, तुम जो चाहे वो खा सकते हो। काउंटेस इसी मोमेंट को याद करके कहता है, मुझे डेविल से ये ब्लेसिंग्स मिली थी। काउंटेस यहाँ पर खुश हो जाता है कि वो जो चाहे अब वो कर सकता है। तो वो म्योमा के साथ अपने अगले गोल के तरफ बढ़ गया, चोकर का इस्तेमाल करके अमीर बन जाना। काउंटेस यहाँ पर बहुत सारे चोकर बनाता है और म्योमा इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। म्योमा चोकर्स को कम से कम कीमत में लोगों को बेच देता है। इस वजह से ये कम टाइम में सारे ग्राउंड पर ये चोकर फैल जाते हैं। काउंटेस कहता है कि हमने चोकर तो कम प्राइस में बेच दिए पर उन्हें लिमिटेड बनाया, उस वजह से चोकर की डिमांड हमेशा बढ़ती रही। काउंटेस इन पैसों से लिली और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक बढ़िया सा घर बनाना चाहता था। तो वो उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए पूरी शिद्दत से चोकर बनाने का काम करने लग जाता है। चोकर बनाते टाइम उसे फिजिकली काफी हर्ट होता था, पर वो फ्यूचर के बारे में सोचकर वो सब कुछ झेल लेता था, अपना काम कंटिन्यू करता था। उन चोकर से अलग अलग लोगों के आवाज सुनाई दे रहे थे, जिस वजह से उसे काफी हर्ट हो रहा था। अम्मा उसे वहाँ पर संभलता है और अपना काम कंटिन्यू करने के लिए कहता है मैग्निफिसेंट, हमारी पावर की वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इधर काउंटेस की हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी वो बस काम किए जा रहा था। इतना कि वही टाइम पर अपने काम से ही पजेस हो गया, अपने परिवार से रिटर्न कॉल करना भी बंद कर दिया था। तो काउंटेस इधर उधर को कहता है कि कभी भी अपने गोल को अपने आप पर हावी मत होने देना, क्योंकि तुम्हारा गोल जब तुम्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है ना, तब तुम अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज को खो देते हो। ये हमें दिखाया जाता है कि मैं वहाँ से वह पूछता है, एक्सक्यूज मी, तुम रुकना चाहते हो? काउंटेस गुस्से से म्योमा को कहता है, तुम मेरे चोकर से लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगे और ब्रॉडकास्ट करोगे। मैंने अपने चोकर को इस चीज के लिए नहीं बनाया है। म्योमा यहाँ पर फिर से अपनी बात बदलने लग जाता है, देखो इसका अलग तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग हायर पोजीशन पर है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटेस पैनिक हो जाता है, उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि म्योमा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वो म्योमा से पूछता है, क्यों तुम ये सब कब से सोच रहे हो? ऊंचाई पर जाकर दुनिया देखना, इसका मतलब ये था? काउंटेस पूछता है, तुमने ये क्या पहन रखा है? म्योमा बताता है, ये काफी नाइस डिजाइन है ना, बिल्कुल सिंबॉलिक। काउंटेस ये ऑब्जर्व करता है कि म्योमा ने थोड़े फैशनेबल कोट टाइप कपड़े पहने हैं। म्योमा बताता है कि ये एक रूलर को आइकॉनिक बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। म्योमा बताने लग जाता है कि मैंने पहली बार जब तुम्हारे बारे में रूमर सुनी थी, तो मैं जान गया कि मैं तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ और इस ग्राउंड पर राज कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे एज अ रूलर? काउंटेस गुस्से में कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने चोकर का इस्तेमाल ऐसा नहीं करने वाला हूँ। म्योमा यहाँ पर इविल तरीके से कहता है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। और अगले इमेज में हमें दिखाया जाता है, खाने के टेबल पर म्योमा ने काउंटेस के दादा दादी के सर काट कर उनके बॉडी के साथ काउंटेस के सामने रख दिए हैं। ये देख काउंटेस पूरी तरह से हॉरिफाइड हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। म्योमा इधर कहता है, अब देखो तुम अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो। और करंट टाइप पर काउंटेस रोते हुए कहता है, ये म्योमा के पास लिली हॉस्टेज के तौर पर है। मैंने इस ग्रेट पावर को उसके जैसे आदमी के हाथों में दे दिया, पर मैं ये सब लिली के साथ होने नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल भी ये सब लिली के साथ होने नहीं दे सकता हूँ। प्लीज रूदो, लिली को म्योमा से बचाओ। उसकी पावर उसे कुछ भी करने की एबिलिटी देती है, पर उस पावर को यूज करने के लिए उसे प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर उसने अपने पावर से किसी को हार्म कर दिया तो वो मर जाएगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि म्योमा कितना भी इविल है, और लिली फाइट बैक नहीं कर सकती। लिली जो सारी चीजों पर ठीक से ध्यान नहीं देती, ये एक तरीके से उसकी शील्ड है। यही वजह है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, मेरी हालत के बारे में, ना ही इस डॉल फेस्टिवल के बारे में। वो यहाँ कुछ गड़बड़ है उसे नोटिस करने से पहले यहाँ से चली गई, पर वो म्योमा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। पता नहीं वो डेविल लिली के साथ क्या कर सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर के स्कीम में फंस गया। बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो कि मदद करो, और लिली की भी मदद करो। हमें तुम्हारी जरूरत है। रूदो काउंटेस के सारे इमोशन को समझ लेता है और सीन स्विच होता है करंट टाइम पर, जहाँ रूदो म्योमा से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। अपने टूटे हुए हाथ को संभालते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काउंटेस, आई गॉट दिस। हमें इस टाउन के बाहर काफी दूर जगह पर टू लिली को दिखाया जाता है, जो कि किसी ऊंचे जगह पर खड़े रहकर डॉल फेस्टिवल वाले इस एरिया को देख रही थी। तो मतलब डॉल फेस्टिवल में क्या हो रहा है ये लिली जानती है। वो आखिरी रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अब तो यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है, प्लीज लाइक कर दीजिए। देखो ये काफी एक्साइटिंग मांगा है, का मजा अकेले मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।